मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। रांका ड्रेसेस अपोजिट विजय होटल लोहारवाड़ी रायचूर। उसी तरीके से आज मैं पॉलिटिकल फोरम से चैलेंज करता हूँ सारे 224 एमएलए को, जिस तरीके हैज फेल्ड, हेंस द गवर्नमेंट शुड बी डिसॉल्व्ड एंड गवर्नमेंट शुड सिट डाउन। आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अभी आपने जो सिराज जाफरी की क्लिप सुनी, उसमें वो हुकूमत को डिसॉल्व करने की बातें कर रहे हैं और अरकान असम्बली को ये चैलेंज कर रहे हैं कि वो हुकूमत की नाकामी को बताते हुए गवर्नर को मेमोरेंडम देते हुए हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा करें। इसकी क्या वजह हो सकती है? नाज़रीन, दरअसल गुज़िश्ता दिनों हमने एक आपके सामने न्यूज़ रखी थी जिसमें ये बताया था कि हुकूमत के अखिलती वो बैकवर्ड बहबूद महकमे की जानिब से वक्फ बोर्ड को एक हिदायतनामा जारी हुआ था, एक हुक्मनामा जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर रहेंगे, जबकि जो इससे कबल चेयरमैन रहा करते थे उन्हें वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फायज किया जा सकता है। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। दरअसल हैदराबाद कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम, जिसका मरकज़ ये पूरे इलाका हैदराबाद में है और जिसका मरकज़ गुलबर्गा में है, वहाँ पर सिराज अहमद जाफरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ मजहबी कायदीन से भी मुलाकात की। खुसूसी तौर पर उन्होंने खुसरो बाबा, जो कि साबिक में वक्फ बोर्ड के रुकन भी रह चुके हैं और मशाखिर में बड़े ही इज्जत और एहतराम से उनकी शख्सियत को देखा जाता है, उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ जमीयत अहले हदीस के सदर बाबा खान से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा तबलीगी जमात के सदर अब्दुल करीम मुछाली से भी उन्होंने मुलाकात की। इनके अलावा इंडिया बैतुल माल के सरबरा मोहम्मद इकबाल साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। इन मजहबी कायदीन से मुलाकात की। हैदराबाद कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम की जानिब से इन मजहबी कायदीन से मुलाकात की वजह यही थी कि जो हुक्मनामा वक्फ बोर्ड को जारी हुआ है उसको मंसूख कराया जाए और जिस तरह साबिक में वक्फ चेयरमैन रहा करते थे उसी तरह वक्फ चेयरमैन के ओहदे को बरकरार और बाकी रखा जाए। इसी में बोर्ड की खुदमुख्तारी बरकरार रहेगी। रियासती वक्फ बोर्ड दरअसल एक खुदमुख्तार इदारा है और हुकूमत इस तरह के अहकामात के जरिए उसको अपना मातहत इदारा बनाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि वो मातहती में आने के बजाय अपनी खुदमुख्तारी को बरकरार रखते हुए इस हुक्मनामे पर अपने एतराज़ात को दाखिल करे और ये बताए कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कोई हुक्मनामे वक्फ बोर्ड को अब तक किसी ने नहीं दिए। अब तक कहीं भी डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन नहीं बनाया गया। जब कभी भी चेयरमैन का ओहदा खाली होता है तो कहीं पर सरकारी ओहदेदारान को, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ओहदेदार शामिल हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, कभी उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया। लिहाजा इस हुक्मनामे को रियासती वक्फ बोर्ड के सदर अगर चाहें तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। चुनाचे इस सिलसिले में दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये हिकमत अमली तैयार की है। इस सिलसिले में मजहबी कायदीन ने भी उन्हें तयखुन दिया कि वो उनके साथ हैं और इस सिलसिले में जो भी वो काम करेंगे, जो भी मंसूबा बनाएंगे, उस पर अमलावरी होगी और उनका ताउन हमेशा उनके साथ रहेगा। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी गुलबर्गा में खिताब किया और अपने खिताब के दौरान यही बातें बताई कि हुकूमत का महकमा बैकवर्ड क्लासेस से एक तरफ तो ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि जो वक्फ चेयरमैन है वो वक्फ जायदादों की सही तरह से निगरानी नहीं कर रहे हैं, उनकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से डिप्टी कमिश्नर को वहाँ लाया जा रहा है। यानी वक्फ चेयरमैनों को नाअहल बताने की कोशिश की जा रही है इस हुक्मनामे के ज़रिए, जबकि हुकूमत खुद ऐसे कई मंसूबे हैं जिन पर तातुली का शिकार रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी की सदारत और पूरी एकेडमी की तश्कील का मामला है। गुज़िश्ता 2-2.5 साल हो गए, अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई, एक तिनका भी यहाँ पर नहीं लाया गया। इसी तरह माइनॉरिटी कमीशन के मेम्बरान को अब तक नामजद नहीं किया गया, KMDC के मेम्बरान को भी अब तक नामजद नहीं किया गया। इसके अलावा अखिलती तलबा को जो पहले की हुकूमतें अरियू स्कीम के तहत एजुकेशन लोन दिया करती थी, गुज़िश्ता कई सालों से वो लोन भी बंद है। तकरीबन 50,000 से ज़ायद मुस्लिम तलबा और अखिलती तलबा इससे महरूम हैं और वो अपनी तालीम को लेकर परेशान हैं। इसके अलावा PhD करने वाले काबिल तरीन अखिलती तलबा को फेलोशिप दी जाती थी, जिसको इंटर्नशिप भी कहा जाता है। माहाना 25,000 रुपये ये होती है, जिससे वो अपने रिसर्च का काम की तकमील कर सकते हैं। वो भी अभी तक उन्हें जारी नहीं किया गया। गुज़िश्ता 2 सालों से ये भी बंद है। लिहाजा तमाम इक़दाम को देखकर ऐसे लगता है कि हुकूमत जानबूझकर अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक कर रही है और अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है, उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उनको तनज़्ज़ुल की राह पर ले जाने की कोशिश कर रही है। ऐसी हुकूमत एक फ़िक्रमंद बनकर अचानक
वक्फ की जायदादों का ख्याल करते हुए वहां पर डिप्टी कमिश्नर को लाने की बात करती है, तो ये शुबा मजबूत होने लगता है कि हुकूमत का मंसूबा दरअसल वक्फ की जायदादों को हथियाने का है। वहां पर डिप्टी कमिश्नर को लाकर मुसलमानों से उनकी वक्फ जायदादों को छीनने का एक साजिश इसमें नजर आ रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी को तर्क कर दे, या फिर हमारे अराकीन असम्बली को चाहिए कि वो गवर्नर से मुलाकात करें और ऐसी नाअहल हुकूमत जो कि डिस्क्रिमिनेशन करती है, जो कि सौतेला सलूक करती है, जो कि दस्तूर हिंद में सबको बराबरी का हक देने की जो बात कही है उसकी मुखालिफत करती है, ऐसी हुकूमत को फौरन बर्खास्त करने का गवर्नर से मुतालबा करे। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर के हवाले वक्फ को किया जाने वाला है, उसी तरह हुकूमत के सारे कामकाज को गवर्नर के हवाले किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा कर्नाटका मुस्लिम फोरम के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर मकसूद चंदा जो कि बीदर के हैं, इनके अलावा एडवोकेट अजीमुद्दीन गुलबर्गा, अलीम अहमद गुलबर्गा, अफजल महमूद जो कि स्टेट के सेक्रेटरी हैं, इनके अलावा हैदर आदिल, असद अली अंसारी और दीगर भी मौजूद थे। Then definitely there will be a strike back to those people. जा सकता है अगर हम इसको डिले कर दिए, जिस तरीके से आज हम गोनोत्री में हैं, अगर इसको लापरवाही कर दिए तो इट विल गेट पास्ड। हमारे चैनल की तरफ फाइल में उसी के पास जाएगी ना, फिर वहां से क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ की करेगा क्या? लंबी करना है वहां से कर सकता। कमिश्नर का ऑर्डर जो है ना, इवन व्हाट वी कैन नॉट रिजेक्ट, एक मानने पड़ता। That is what we are saying, sir. In case Deputy Commissioner, he has not asked for us, that it is not required for him to assume the scope. बड़ा मसला क्या है, ये जो हुआ है वो तो अलग केस है, अलग है। डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने का फैसला कर दिया है, जिसको कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम सिरे से निकालती है और उसे कंडेम कर दिया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जैसा असदुल्ला अंसारी साहब बता रहे थे, देखिए ये जो सरकार इस वक्त चल रही है, मैं सीधा सीधा इल्जाम लगाता हूँ, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इस वक्त एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सारे राइट्स को वायलेट करते हुए सरकार इस वक्त चल रही है। जैसा कि उर्दू एकेडमी हो गया, KMTC के डायरेक्टर्स हो गए, माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर्स हो गए, 15 पॉइंट प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट कमेटी तस्दीक करना हो गया। जिस दिन से येदियुरप्पा गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी उस तारीख से आज तक यहाँ पर ये सारी चीजें तस्दीक नहीं की गई है। इट इज प्योरली प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेटेड एक्शन विद द गवर्नमेंट। उसके बाद KMTC से जो नुकसान हो रहा है, अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स लाइफ इज ऑन स्टेक है, लोन्स नहीं मिल रहे, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे, एजुकेशन भी स्टेक पे आ चुका है। इस लिहाज से कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इसको कंडेम करता है। ये जो 10/12/2021 को ऑर्डर पास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने का, उसको फौरी तौर पे कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले और डिप्टी कमिश्नर जो है एज ए डिप्टी कमिश्नर बैठकर भी प्रॉपर्टीज की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट निकाल सकते हैं और सारे रजिस्टर्ड नोट्स उनके पास है। ये जो चेयरमैन का पोजीशन है, इट इज जस्ट टू मेक एन एक्शन प्लान, तहफ़्फ़ुज़ करने की क्या जरूरत है, उस लिहाज से जो है चेयरमैन वहां पर काम करते हैं। तो दिस इज अ प्योर कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आई वांट टू से इज इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पॉइल एंड एक्सप्लॉइट वक्फ इंस्टीट्यूशन। इसको कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम पूरी ताकत से जो है मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह हम रोड पे उतरेंगे इस ताल्लुक से और कानूनी चौकट पे भी इसको हम चैलेंज करेंगे। एक और दूसरा एंटी कन्वर्जन बिल हो गया, उसके बाद फार्मर्स का हो गया, दलित्स का हो गया, जहां पर भी इंजस्टिस चल रही है उसके लिए वी आर ऑल सेट टू कम फॉरवर्ड। हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से। अब सबसे अहम बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये जो दर्दमंदाना अपील बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी ने जो पेश की है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने के लिए, उसी तरीके से आज मैं पॉलिटिकल फोरम से चैलेंज करता हूँ सारे 224 MLAs को, जिस तरीके से उर्दू एकेडमी, KMTC, कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन और जितने भी हमारे इदारे खाली रखे हुए हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट अटरली फेल हो चुकी है। व्हाई डोंट यू राइट अ लेटर टू गवर्नर एंड से दैट गवर्नमेंट इज अटरली फेल्ड टू प्रमोट, manage minority affairs for the welfare and development of minority. This government has failed, hence the government should be dissolved and government should be sit down. ऐसा लेटर हमारे स्टेट के जितने MLAs हैं, जब अगर गवर्नमेंट खुद माइनॉरिटी को बाजू में रखती है तो इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल फोरम. If it is unconstitutional government, then I would request all the so-called secular leaders,
so-called self-claimed secular leaders to complain against this unconstitutional government to the governor. Dissolve it and show your secularism. ಈ ನಾವು ಏನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ದಲಿತರ ಸಲುವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ.